हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। क्या होता है पदार्थ? आप देख रहे हो कि हमारे आसपास हम बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। पत्थर है, लोहा है, कील है, सीमेंट है, चौक है, डस्टर है, यहाँ भी बोर्ड वगैरह है, सजीव निर्जीव बहुत सारी वस्तुएं हमारे चारों तरफ हम देखते हैं। तो ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? साइंस की भाषा में पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहते हैं इनको हम? पदार्थ। तो हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी पदार्थ की? कि प्रत्येक वस्तु कुछ न कुछ द्रव्यमान रखती है और कुछ और स्थान भी वो घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। और स्थान घेरना क्या कहलाता है? आयतन। तो पदार्थ की परिभाषा क्या हो गई? प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान तथा प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन होता है। आयतन का मतलब क्या होता है? स्थान घेरना। प्रत्येक वस्तु का आयतन और द्रव्यमान होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? भार। कि प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ भार तो होता ही है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। और आयतन यानी स्थान घेरना। आप किसी वस्तु को रखोगे तो कुछ न कुछ स्थान वो घेरेगी। तो प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। इनके एग्जाम्पल ले लो, कुछ ठोसों के एग्जाम्पल ले लो, कुछ द्रव ले लो, कुछ गैस ले लो। जैसे कि लोहा हो गया, पत्थर, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव आदि। तो पदार्थ जरूरी नहीं कि सजीव भी हो, निर्जीव वस्तुएं हो जो सजीव वस्तुएं हो, इनको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो लोहा पत्थर ये तो वजन होता है, स्थान घेरता है, ये हमें समझ में आ रहा है, जल में भी होता है। अब वायु कैसे इसका द्रव्यमान होता है, इसमें वायु में किस प्रकार भार होता है, कैसे वो स्थान घेरती है, इसको हम समझते हैं। मैंने गुब्बारा लिया, अब उस गुब्बारे के अंदर अपना हवा भर देंगे तो क्या होगा? वो जगह ज्यादा घेरेगी। और उसी गुब्बारे की मैं हवा निकाल दूं तो उस जगह स्थान कम घेरेगा। एक पैकेट के अंदर हम बाजार से लाते हैं तो काफी गुब्बारे आते हैं, 10 से 20 गुब्बारे आते हैं। लेकिन क्या उसी पैकेट के अंदर हम 10-20 गुब्बारे फुला के डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें को कि जो वायु है वो भी क्या करती है? स्थान घेरती है। द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब भार होता है। वायु में भार कैसा होता है? एक तो आप फुला हुआ टायर लो जिसमें हवा भरा हुआ है, और एक टायर क्या लो जिसका पंचर हो रखा है, जिसकी हवा निकली हुई है। अब दोनों हाथों में अगर हम दोनों टायर को पकड़ेंगे, एक में हवा भरा हुआ टायर है और एक में पंक्चर टायर है, तो हम तुलना करते हैं तो कौन सा टायर हमें हल्का लगेगा? जिसमें से हवा निकली हुई है, जो टायर हमारा पंक्चर है। और जिसमें हवा भरी हुई है वो टायर हमारा कैसा लगेगा? हमें भारी लगेगा। तो इससे मालूम चल रहा है हमें कि वायु में भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार पदार्थ की परिभाषा क्या हो गई? कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये पदार्थ की परिभाषा प्राचीन काल में भी दी गई थी। प्राचीन काल में जो भी हमारे भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने क्या परिभाषा दी? तो भारतीय दार्शनिक ने जो परिभाषा दी वो पंच तत्वों से जोड़ के दी। उन्होंने क्या बोला कि पदार्थ जो है वो पंच तत्वों से मिलके बने होते हैं। पंच तत्व कौन से हैं हमारे?
पंच तत्व यानी 5 तत्व, 5 तत्वों से मिलके हमारे पदार्थ बने होते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। और वो 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये 5 हमारे तत्व हैं, इनसे मिलकर के पदार्थ बने होते हैं। प्रत्येक सजीव और निर्जीव वस्तु इन 5 तत्वों से मिलकर ही बनी होती है। तो 5 तत्व कौन से हैं? वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये हमारे पंच तत्व हैं जिनसे पदार्थ मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ हमने पदार्थ की चर्चा कर ली कि क्या इसकी परिभाषा है, और प्राचीन काल में हमारे भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को किस प्रकार परिभाषित किया। उन्होंने पंच तत्वों के आधार पर पदार्थ को परिभाषित किया था। अब आता है कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कैसा होता है, यानी पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप मतलब दिखने में कैसा है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप कैसा है इसका, किस प्रकार का होता है पदार्थ। तो फर्स्ट इसका भौतिक स्वरूप में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि पदार्थ है वो कैसा होता है, कणों से मिलके बना होता है। कैसा होता है पदार्थ? कणों से मिलकर बना होता है। कोई पदार्थ ले लो, वो अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, और वो कण इतने छोटे होते हैं कि अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे रेत है, रेत एक मुट्ठी रेत ली, अब उसमें भी अपन देखें कि एक बारीक कण कितना छोटा होता है, उसको भी हम और बांटेंगे तो और उसके छोटे छोटे सूक्ष्म कण हो सकते हैं। इसी प्रकार पदार्थ भी क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। प्रयोग में क्या करेंगे कि मैं कुछ पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ ठोस क्रिस्टल्स लूंगी। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं, पानी में डालने काम आती है। फॉर्मूला है इसका KMnO4। तो यहाँ पे आपको N छोटा लिखना है, K हमारा पोटेशियम है, Mn किसका सिंबल है, मैग्नीज का, और O किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का। तो पोटेशियम परमैंगनेट के मैं कुछ क्रिस्टल्स पानी में डालूंगी तो क्या होगा, पानी कलर ब्लू हो जाएगा, पर्पल जैसा हो जाएगा। अब उस पानी में से मैं कुछ 10 ml पानी और दूसरे और पानी में डालूंगी, तो उसका कलर हम धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे तो और उसका कलर कैसा हो जाएगा, हल्का पड़ता जाएगा। प्रयोग में आपको करके दिखाती हूँ तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे पदार्थ है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। तो अभी ये अपन एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि पदार्थ के कण किस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो ये मैंने वॉच ग्लास ली है, इसके अंदर मैंने क्या लिया है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है KMnO4। अब इसके मैंने कुछ क्रिस्टल्स लिए हैं, बिल्कुल इतने से क्रिस्टल्स, ठीक है। अब इन क्रिस्टल को मैं किस में डालूंगी, 50 ml पानी है मेरा इसमें, यहाँ पे देखो आप यहाँ मेजर भी कर सकते हो, काउंटिंग लिखी हुई है कि पानी कितना है मेरा, ये 50 ml। मैंने 3 बीकर लिए हैं, तीनों के अंदर पानी 50 ml लिया है। इससे मैंने क्रिस्टल्स डाल लिए, जरा से क्रिस्टल्स थे। अब क्या किया, इसको मैंने घोला, घोलने से क्या हुआ, इसका कलर ऐसा आ गया, इतना पर्पल सा कलर हो चुका है। अभी तक पूरे क्रिस्टल्स घुले नहीं है, थोड़ा और इसको शेक करते हैं ताकि ये घुल जाए। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो मैंने फर्स्ट बीकर लिया है बड़ा वाला, इसमें से 50, तीनों बीकर में मैंने 50 ml पानी अच्छे से नाप के डाला है, सेम पानी है।
अब इससे मैंने क्रिस्टल शुरुआत में डाले, अब देखो कलर पूरा घुलने से कुछ डार्क हो गया है, पूरे क्रिस्टल्स घुल चुके हैं, जबकि मैंने कितने कम क्रिस्टल लिए थे आपके सामने देखा था। अब ये है मेजरिंग सिलेंडर, इसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है। ये 10 ml का मेजरिंग सिलेंडर है। इस बीकर में से मैंने 10 ml पानी लिया, 10 ml पानी लिया है, 10 ml पानी ले लिया, देखो यहाँ मार्क किया हुआ है। अब इस 10 ml पानी को मैंने क्या करा, दूसरे नंबर वाले बीकर में डाला। ठीक है, दूसरे बीकर में डाला तो अपन देख रहे हैं कि कलर जो है हमारा धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है, कि इसमें डार्क था अब इसमें हल्का पड़ गया। अब क्या करूंगी, ये जो मेरा तीसरा बीकर है इसमें मेरे 50 ml पानी है, इसमें मैंने वापस 10 ml 10 ml पानी, ये वाला पानी लिया दूसरे बीकर में से। अब पानी में दूसरे बीकर में से ले रही हूँ 10 ml, धीरे धीरे अपन 10-10 ml ट्रांसफर करते जा रहे हैं। इसमें 10 ml डाला तो हमने क्या देखा, कलर हमारा और लाइट हो गया। पहले वाले में डार्क था इतना, दूसरे वाले में से इसमें 10 ml पानी मैंने इसमें डाला तो कलर मेरा थोड़ा हल्का हो गया। अब इसमें 10 ml पानी लेकर के मैंने इसमें डाला तो कलर देखो हमारा और हल्का हो गया। यही प्रोसेस अगर मैं आगे से आगे करती जाऊंगी तो क्या होगा, कलर हमारा हल्का होता जाएगा और कुछ न कुछ कलर तो हमें प्राप्त होता ही है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि पदार्थ जो है वो हमारे अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कि हमने 4-5 क्रिस्टल्स लिए थे और उसी इसमें देखो इतने सारे हमारे कलर आ रहा है कि इतने ज़्यादा पानी मैंने घोला तो ऐसा कलर आया, फिर अभी मैंने 50 ml पानी और लिया तो मेरा कलर ऐसा आया। तो पदार्थ की मात्रा है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो आगे से आगे हम प्रोसेस करते जाएंगे तो इसी प्रकार से हमारा और कलर धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। तो इस प्रकार जो हम पानी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं और पदार्थ की मात्रा कम होती जा रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन, तनुकृत। तनुकृत का मतलब क्या होता है कि विलयन में पदार्थ की मात्रा कम होना को हम तनुकृत कहते हैं। इसमें पदार्थ की मात्रा कंपैरेटिवली ज़्यादा थी सबसे तुलनात्मक रूप से, ठीक है, इसमें इससे कम हुई, इसमें और कम हो गई, आगे हम करेंगे तो मात्रा हमारी कम होती जाएगी, यानी हम तनुकृत करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन और ज़्यादा आगे से आगे करते जा रहे हैं। तो ये मेरा प्रयोग हो गया। इससे हमने क्या सीखा कि पदार्थ जो है वो अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इतने से KMnO4 पर पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल से हमने प्रयोग करके देखा है। अभी हमने पदार्थ के भौतिक गुण देखे थे, भौतिक स्वरूप देखा था कि पदार्थ कैसा होता है, अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट करके भी हमने इसको और अच्छे से समझ लिया था। नेक्स्ट अब आता है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या है। अभिलाक्षणिक मतलब बेसिक गुण क्या क्या है जो सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। तो पहला इसका बेसिक गुण क्या है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पहला अभिलाक्षणिक गुण क्या है सभी पदार्थों का, कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब क्या है, खाली जगह, रिक्त स्थान होता है। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमने देखा है, कोई ठोस वस्तु का एग्जांपल लेते हैं। बारिश के मौसम में क्या होता है, लकड़ी फूल जाती है हमारी। क्यों फूल जाती है, क्योंकि वो लकड़ी जो वातावरण की नमी है, जल है, उसके जल के अणु उस लकड़ी के मध्य जो खाली जगह है उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, जिस वजह से लकड़ी क्या हो जाती है, फूल जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है। चौक है, चौक को हम पानी में गीला करके देखेंगे तो क्या होगा, चौक गीली हो जाएगी। क्यों गीली हुई, क्योंकि चौक के अणुओं के मध्य, कणों के मध्य रिक्त स्थान था जहां पे पानी के कण है वो समाहित हो गए। कपड़े हम पानी में भिगोते हैं वो गीले हो जाते हैं। क्यों गीले हो जाते हैं, कि कपड़ों के कणों के मध्य रिक्त स्थान था और जल के अणु है उनके मध्य हमारे समाहित हो गए, इसलिए वो हमारे कपड़े कैसे हो गए, गीले हो गए। तो इस प्रकार कणों के मध्य रिक्त स्थान होने की वजह से क्या हो जाता है, वो एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं।
अगर हम दूध के अंदर पानी मिलाते हैं तो अपन क्या देखते हैं, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं रिक्त स्थान की वजह से। अगर रिक्त स्थान होता तो आपस में मिक्स नहीं होते। तो इस प्रकार पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान होने की वजह से एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। दूसरा इनका अभिलाक्षणिक गुण क्या आता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें क्या होता है, गतिशीलता पाई जाती है। पदार्थ के कणों में गतिशीलता होती है, यानी रिक्त स्थान के मध्य जो एक दूसरे कण समाहित होते हैं वो किस प्रकार होते हैं कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के जो कण हैं वो गति करके जाते हैं और वो गति अपने आप होती है। अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। पानी के अंदर में नील की बूंद डाली तो क्या होगा, वो नील जो है वो पूरे पानी में अपने आप समाहित हो जाएगी, अपने आप सब पानी में चारों ओर वो पहुंच जाएगी बिना हिलाए। क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होती है, गतिशीलता होती है, अपने आप वो गति करके जाते हैं। और ये जो गति करते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विसरण। विसरण क्या होता है कि पदार्थों का स्वतः ही, दो विभिन्न पदार्थों का अपने आप एक दूसरे के अंदर मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो विसरण की परिभाषा क्या हो गई, दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः ही मतलब अपने आप ही, स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। कि हमने पानी के अंदर नील की बूंद डाली, हमने उस पानी को नहीं हिलाया, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, तो भी वो नील की बूंद है वो पानी में चारों ओर सब जगह अपने आप पहुंच जाती है। नील के जो कण है सब जगह पानी में अपने आप सभी जगह पहुंच जाते हैं। किस वजह से पहुंचे, विसरण की वजह से। विसरण की और हम क्या परिभाषा देख सकते हैं कि अधिक सांद्रता से, एक परिभाषा तो ये है जो सामान्य परिभाषा है, और दूसरी क्या है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के अणुओं का गमन। यानी जब मैंने पानी के अंदर नील की बूंद डाली तो जहां वो नील की बूंद गिरती है वहां क्या है, नील के कण ज्यादा है, और बाकी सारे बीकर में क्या थे, नील के कण नहीं थे। तो वो नील के कण कब तक गति करेंगे, जब तक पूरे पानी में नील के कणों की मात्रा समान नहीं हो जाती। तो अधिक सांद्रता यानी पदार्थ की मात्रा, सांद्रता का मतलब क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। तो जहां पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वहां से कम की ओर पदार्थ के अणु है वो अपने आप गति करते हैं। तो इस गति को हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। अभी विसरण हमारे ठोसों में तो बहुत कम होता है, द्रव में अभी हमने प्रयोग करके देखा था कि नील भी हमारा द्रव था, लिक्विड था, और पानी भी हमारा लिक्विड था। तो लिक्विड में लिक्विड है वो इजीली घुल गया था। और गैसों में विसरण बहुत ज्यादा पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, अपन देखते हैं पड़ोसी का हलवा बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसकी खुशबू हमारे घर तक पहुंच जाती है, जबकि वो बताने नहीं आते हैं कि हमने ये चीज बनाई है। तो क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि जब हम कुछ भी बनाते हैं तो तापमान बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पदार्थ के अणुओं की गतिशीलता है वो भी बढ़ती है, और गतिशीलता बढ़ने से क्या होगा कि उसकी खुशबू दूर तक पहुंच जाएगी। जल के अणुओं की गति इतनी दूर तक नहीं होगी, लेकिन गैस के अणुओं की गति इतनी दूर तक संभव हो सकती है। और दूसरी क्यों संभव हो सकती है, क्योंकि इनके मध्य रिक्त स्थान ज्यादा होता है, तो ज्यादा दूर तक वो गति कर। इस प्रयोग से हम क्या देखेंगे कि पदार्थ के जो कण हैं उनके अणुओं के मध्य क्या होता है, गतिशीलता पाई जाती है। ये मैंने एक बीकर लिया है, इसमें मैंने क्या लिया है, पानी लिया है। अब इसमें नील की बूंद डालूंगी मैं, तो आप देखोगे कि ये नील के जो कण हैं पूरे पानी में अपने आप समान रूप से
देखो बूंद डाली मैंने नील की, अब ये पदार्थ कण पूरी नील में इसको हिला नहीं रही, पर ये अपने आप सब जगह गतिशील हो रहे हैं, सब जगह मिक्स हो रहे हैं, अपने आप ऐसे कण पहुंच रहे हैं पूरे पानी के अंदर। और अगर ये पानी हमारा गर्म होगा तो क्या होगा, गतिशीलता बढ़ जाएगी कणों की, और गतिशीलता बढ़ने से जल्दी मिक्स हो जाएंगे। और ठंडे पानी में क्या होगा, गतिशीलता हमारी कम होगी तो पदार्थीय कण हमारे धीरे धीरे गति करेंगे, पर गतिशीलता कणों में पाई जाती है। और ये नील देखो हमारे सब जगह समान रूप से पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और बिना हिलाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन बिना हिलाए भी आपके जो कण हैं वो गतिशील हो गए हैं। क्यों? और तब तक गति करेंगे जब तक कि पूरे पानी में इनकी मात्रा सब जगह समान नहीं हो जाती। तो ये किस वजह से होता है? विसरण की वजह से। विसरण की वजह से पदार्थ के जो कण हैं वो अपने आप स्वतः ही एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं बिना मिक्स किए। अगर हम तापमान वगैरह बढ़ाएंगे, उनको मिक्स करेंगे तो जल्दी मिक्स हो जाएंगे, वरना भी अपने आप ही मिक्स हो सकते हैं। ठीक। तीसरा अभिलाक्षणिक गुण क्या है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिशीलता बढ़ती है। जैसे कि गैसों में गतिशीलता होती है, पड़ोसी के हलवा बनता है हमें मालूम चल जाता है, जबकि बताने नहीं आते कि हमने हलवा बनाया है, लेकिन तापमान बढ़ाने पे क्या हुआ कि जो खुशबू थी उसकी गतिशीलता बढ़ी और हमारे तक पहुंच गई, और आगे तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि गैसों में क्या होता है, गतिशीलता ज्यादा होती है, द्रव में गतिशीलता भी होती है। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि एक बीकर में मैंने गर्म पानी लिया है, एक में ठंडा पानी लिया है। गर्म पानी में नमक घोलूंगी तो वो तेजी से घुलेगा, और ठंडे पानी में नमक थोड़ा हमारा धीरे घुलेगा। क्यों घुलेगा? क्योंकि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिशीलता बढ़ती है। तो जो हमारा तापमान है वो तापमान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे कणों की गतिशीलता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये जो निशान है ये किसका निशान है? हमारा समानुपाती का निशान है। समानुपाती का निशान का मतलब क्या होता है कि इस चीज को बढ़ाएंगे तो ये चीज भी बढ़ेगी, और इसको घटाएंगे तो ये चीज भी हमारी घटेगी। तो तापमान जो है वो गतिशीलता जो है तापमान के समानुपाती होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पदार्थ है उसके कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं मतलब बांध के रखते हैं, और बांध के रखते हैं क्यों बांध के रखते हैं? क्योंकि उनके मध्य क्या होता है, एक बल होता है, और वो बल होने की वजह से क्या होते हैं, पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। तो ठोसों में वो बल ज्यादा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरा आकर्षण बल। तो वो आकर्षण बल ठोसों में ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो ठोस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं हैं। अगर हम ज्यादा ताकत लगा देंगे तो टूट जाएंगे, पर जल्दी से वो नहीं टूटते हैं। द्रव है, द्रव में भी वो आकर्षण बल पाया जाता है। किस प्रकार पाया जाता है? एक थाली के अंदर अगर हम पानी की बूंद डालते हैं, पानी डालते हैं, और उस पानी को अगर मैं हाथ से अलग करना चाहूँ तो वो अलग नहीं होता है। पानी की जो सतह है वो हाथ से अलग नहीं होती। अगर मैं हाथ से अंगुली से उनकी सतह को काटना चाहूँ तो क्यों नहीं अलग होती? क्योंकि जो पानी है, द्रव है, उसके अणुओं के मध्य भी क्या है, आकर्षण बल है। तो आकर्षण के बल की वजह से क्या होता है, वो बहते हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, उनको हम काट नहीं सकते हाथ से किसी भी तरीके से। ठोसों की तुलना में तो कम होता है आकर्षण, इसलिए दृढ़ तो नहीं होते, वो लिक्विड होते हैं, लेकिन कुछ आकर्षण बल तो होता है। और गैसों में आकर्षण बल हमारा और कम होता है, क्योंकि उसके जो कण हैं उनके मध्य रिक्त स्थान ज्यादा होता है। तो रिक्त स्थान जो जो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनके कणों के मध्य आकर्षण बल है वो हमारा कम होता जाएगा। तो ये हमने पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों की चर्चा करी थी। सबसे पहला गुण क्या था कि कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। पदार्थ के कणों में गतिशीलता पाई जाती है, एक स्थान दूसरे स्थान में उन्हें गति संभव है, और इस गति की वजह से ही वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं। और मिक्स होने को हम क्या बोलते हैं, विसरण, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन।
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और पदार्थ के अणुओं का गमन। तीसरा गुण था कि तापमान बढ़ाने पर गतिशीलता बढ़ेगी। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते जाएंगे गतिशीलता हमारी बढ़ती जाएगी। और फोर्थ इसका गुण था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, और जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतनी ही ज्यादा उनकी मजबूती होगी। तो ये सारे क्या हो गए, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। इस प्रयोग में मैंने इस बीकर के अंदर गर्म पानी लिया है और इस बीकर में क्या लिया, ठंडा पानी लिया है। दोनों में पानी की मात्रा समान है, 50-50 ml पानी दोनों के अंदर। अब इन दोनों के अंदर मैं आधी आधी चम्मच नमक डालूंगी। दोनों में आधा चम्मच मैंने नमक इसमें डाला गर्म वाले में और आधा चम्मच मैंने नमक डाला ठंडे वाले में। अब हम क्या देखेंगे कि ये पानी जो ये नमक है वो दोनों की घुलने की स्पीड क्या है, किसमें जल्दी घुलेगा और किसमें लेट घुलेगा। हमें मालूम है कि नमक पहले किसमें घुलेगा, गर्म पानी में घुलता है। दोनों को हम शेक करते हैं और देखते हैं कि पहले है वो कौन सा हमारा नमक घुलता है। तो पहले हमारा गर्म पानी में घुलेगा, तो गर्म पानी में घुलेगा। तो इससे हमारा क्या स्पष्ट हो रहा है कि तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, जो कणों की गतिशीलता वो बढ़ती है, जो हमारे पदार्थ हैं वो जल्दी हमारे मिक्स हो जाते हैं इस वजह से। और ये क्यों मिक्स हुए, क्योंकि पानी के अणुओं के मध्य भी रिक्त स्थान है और नमक के अणुओं के मध्य भी रिक्त स्थान है, खाली जगह है। तो खाली रिक्त स्थान होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो कण है दोनों के, नमक के और पानी के, वो एक दूसरे में समाहित हो गए और दोनों मिक्स हो गए। तो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तो इस प्रयोग से हम इसको समझ सकते हैं कि दोनों चीजें इसीलिए घुली है, आपस में मिक्स हो गई। तो जितना ज्यादा रिक्त स्थान होगा उतना जल्दी वो मिक्स हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये मेरा गर्म पानी था, गर्म पानी में मेरा नमक घुल चुका है। देख लो पेंदे में बिल्कुल भी नमक की मात्रा नहीं है, पूरा घुल चुका है। और ये मेरा ठंडा पानी है, इसमें अभी भी पेंदे में नमक की मात्रा हमारी मौजूद है, अभी भी बची हुई है। तो क्यों बची हुई है, क्योंकि ये पानी हमारा ठंडा है और ठंडे पानी में पदार्थ के घुलने की मात्रा हमारी कम होती है, स्पीड कम होती है, और गर्म पानी में स्पीड ज़्यादा होती है। ये पूरा हमारा घुल चुका है। तो इस प्रयोग से हमें ये स्पष्ट हो रहा है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, वैसे तो 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। लेकिन यहाँ पे जब हम डिफरेंस देखेंगे, उनके गुण देखेंगे, हम इन 3 अवस्थाओं को ही देखेंगे, ठोस, द्रव और गैस की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम में क्या उनके गुण भी पूछे जाते हैं और उनमें अंतर भी पूछे जाते हैं। तो हम सारणी बना के चर्चा करेंगे तो दोनों चीजें हमारी साथ के साथ क्लियर हो जाएगी। तो पहली विशेषता क्या है जिसकी हम चर्चा करेंगे, इनका आयतन। आयतन हम देखें तो आयतन का मतलब क्या होता है, स्थान घेरना। आयतन का फर्स्ट पॉइंट है हमारा आयतन, और आयतन का मतलब क्या होता है, स्थान घेरना। तो आयतन की हम चर्चा करेंगे। तो ठोस जो है उसका आयतन हमारा फिक्स रहता है, कितनी वो जगह घेरेगा। ये चौक है, डस्टर है, मार्कर है, जो भी है, उसको मैं चाहे मेरे हाथ में रखूं चाहे टेबल पे रखूं, कितनी जगह घेरेगी उसकी जगह फिक्स रहेगी। तो इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव यानी क्या है, लिक्विड, पानी। पानी का भी आयतन फिक्स होता है। अगर मेरा 1 लीटर पानी है तो उस 1 लीटर पानी को मैं चाहे बोतल में डालूं, चाहे भगोने में डालूं, चाहे बाल्टी में डालूं, उसकी मात्रा कितनी होगी, 1 लीटर की। स्थान उतना ही घेरेगा, 1 लीटर के समान ही। तो द्रव का आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है कि 1 लीटर पानी है तो सभी जगह वो 1 लीटर के आकार का ही समान ही स्थान घेरेगा। लेकिन गैस का आकार निश्चित, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है कितनी जगह वो घेरेगा। जितना पात्र होता है उसी के अनुसार उसका आयतन हो जाता है, उतनी जगह वो घेरता है। तो गैसों में क्या होता है, जो आयतन है वो कैसा है हमारा, अनिश्चित है। किस प्रकार का आयतन होता है, पात्र के अनुसार, पात्र के अनुसार वो जगह घेरता है। नेक्स्ट गुण हम किसकी चर्चा करें, आकार की चर्चा करें कि आकार में क्या क्या होता है। ठोस का आकार फिक्स है,
मार्कर है मेरे हाथ में तो भी इसका आकार ऐसा होगा, नीचे टेबल पे रख दूंगी तो भी इसका आकार मेरा ऐसा ही होगा। तो ठोसों का आकार कैसा होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। अब बारी आती है हमारी द्रव की। पानी है, पानी का आकार मेरा फिक्स नहीं है। अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उसको मैं अगर बाल्टी में डालूंगी तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, भगोने में डाला तो भगोने के आकार का हो जाएगा, गिलास में डाला तो गिलास के आकार का हो जाएगा, बोतल में डाला तो उसका आकार ले लेगा। तो द्रव का जो आकार है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है, पात्र के अनुसार होता है। जिस पात्र में हम डालते हैं उसी के अनुसार उसका आकार वो ग्रहण कर लेता है, पात्र के अनुसार। गैसों में क्या होगा? गैसों में भी सेम चीज है, जिस पात्र में गैस भरी जाती है उसी के अनुसार उसका आकार हो जाता है। तो ये सेम पॉइंट आपको इसमें नीचे लिखना है कि गैसों का भी आकार जो है वो अनिश्चित होता है, पात्र के अनुसार होता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब क्या है? खाली जगह। सभी पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान तो होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ठोसों में के बीच में जो खाली जगह है वो सबसे कम होती है, इसमें बहुत कम होती है। अगर हम चित्र देखें, मान लो ये मेरे ठोस के अणु हैं, ये द्रव के हैं और ये गैस के हैं। इसके अंदर मुझे अगर कण भरने हैं, ठोस के कण भरूंगी तो उनकी संरचना किस प्रकार होती है? ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये ठोस के अणु व्यवस्थित हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेकर के बता सकते हैं हम। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कण है, गोल गोल जो मैंने सर्किल बनाए हैं, ये पदार्थ के कण हैं। इसके बीच में ये देखो खाली जगह हमें दिख रही है, जो मैं ब्लैक लाइन से कर रही हूं, ये हमें खाली जगह दिख रही है। तो ये क्या है? इनके मध्य पाए जाने वाला रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की मात्रा तो बहुत कम है, लेकिन कुछ न कुछ मात्रा हमारी जरूर पाई जाती है। तो इसी रिक्त स्थान की वजह से क्या होता है? बारिश के मौसम में लकड़ी है वो हमारी गीली हो जाती है, क्योंकि नमी सोख लेती है। इनके मध्य खाली जगह है, वहां पे जल के अणु समाहित हो जाते हैं। चौक को मैं पानी में डालूंगी, वो गीली हो जाती है। क्यों गीली हो जाती है? पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। तो इनके मध्य रिक्त स्थान तो होता तो है, लेकिन बहुत कम होता है। कैसा होता है रिक्त स्थान? बहुत कम होता है। द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो इसमें कैसा होते हैं पदार्थ के कणों की संरचना? थोड़ी सी कंपैरेटिवली दूर होती है। ठोसों की तुलना में क्या होते हैं? इनके कण हमारे दूर व्यवस्थित होते हैं। दूर होने से क्या होता है? रिक्त स्थान हमारा, खाली जगह हमारे ज्यादा होती है। तो इनके मध्य क्या होगा रिक्त स्थान? ठोसों से ज्यादा, ठोस से तो ज्यादा है खाली स्थान, लेकिन गैस से कम है, गैस से कम। तो रिक्त स्थान होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही हम पानी के अंदर नील की बूंद डालते हैं, दूध के अंदर पानी डालते हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और ठोसों की तुलना में जल्दी से मिक्स होता है, क्योंकि इनके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। गैस की चर्चा करें तो गैस में जो कण है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने की वजह से क्या होगा? इनके मध्य रिक्त स्थान ज्यादा होता है। तो गैस में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात चर्चा करें? संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या होता है? दबाव। मार्कर को मैं दबाऊंगी तो नहीं दबेगा, ठीक है। तो ठोसों में संपीड्यता कैसी होती? न के बराबर, जिसे हम क्या कहेंगे? नगण्य। संपीड्यता नगण्य होती है। लेकिन स्पंज, स्पंज क्या है? हमारा ठोस है, लेकिन उसको हम दबाते हैं तो दब जाता है। क्यों दब जाता है? ठोस तो है, संपीड्यता उसमें पाई जाती है, लेकिन उसकी संपीड्यता क्यों है? उसके मध्य
छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें हवा भरी हुई होती है, लेकिन जैसे हम उस दबाव को हटाएंगे तो वापस वो वैसा हो जाएगा। द्रव के मध्य क्या है, संपीड़ितता हमारी पाई जाती है लेकिन बहुत कम। और गैसों में कैसी होती है, सबसे ज्यादा। इसको हम एक प्रयोग से भी समझ सकते हैं। प्रयोग क्या है कि आपने 3 गुब्बारे लिए, 1, 2 और 3 गुब्बारे लिए। अब इन तीनों गुब्बारों में आप एक में ठोस भरो, एक में द्रव भरो और एक में गैस भरो। एक में मान लो ठोस के रूप में हमने मिट्टी भर दी। दूसरे गुब्बारे में क्या करा, हमने पानी भर दिया। और तीसरे में क्या करा, हवा भर दी। अब इन तीनों गुब्बारों को मैं दबाऊंगी तो क्या देखूंगी, जिसमें मिट्टी भरी हुई है वो गुब्बारा मेरा कम दबेगा, पानी बिल्कुल भी नहीं दबेगा, न के बराबर वो दबेगा। अच्छे से भरी मैंने मिट्टी, पानी जो भरा हुआ उसमें थोड़ा सा वो दबेगा, और हवा भरी हुई उसमें तो मैं कितना भी अंगुली डालू अंदर तक वो घुस जाती है। क्यों, क्योंकि संपीड़ितता इसमें न के बराबर है, ठोस में, द्रव में बहुत कम है और गैस में सबसे ज्यादा है। संपीड़ितता के बाद में आता है गतिशीलता, कि इनके पदार्थ के कणों की गतिशीलता किस प्रकार होती है। कणों की गतिशीलता। अब देखो, इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, कम होने से क्या होता है, गतिशीलता ही बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। इसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है तो गतिशीलता ठोसों से ज्यादा होती है और गैसों में सबसे ज्यादा होती है। तो कणों की गतिशीलता की वजह से अभी हमने प्रयोग करके देखा था कि पानी के अंदर नील की बूंद डाली तो वो गतिशीलता की वजह से क्या हुआ, पूरी मिक्स हो गई और पड़ोसी के हलवा बनता है। तो कणों की गतिशीलता की वजह से हमें इसकी खुशबू आती है। तो ठोसों में गतिशीलता कैसी है, नगण्य। द्रव में कैसी होती है, ठोस से अधिक होती है, लेकिन गैस से कम, गैसों से कम होती है। और गैसों में गतिशीलता सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए कुछ भी पकवान बनता है तो उसकी खुशबू हमारे यहाँ तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अंतराणु बल। अंतराणुक बल, अंतराणुक बल क्या होता है, अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है जिससे वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, वो कैसा होता है। तो ठोस की हम चर्चा करें तो बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। अब इस मार्कर को मैं ताकत लगाऊं तो वो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके कणों के मध्य अंतराणु बल जो है वो बहुत ही मजबूत है। चौक टूट जाएगी, मार्कर नहीं टूटेगा। पत्थर तो बहुत मुश्किल से टूटेगा, टूटता तो है, हथौड़े से वार करूंगी टूटेगा, लेकिन बहुत ही ताकत लगाने पर। तो जितना ज्यादा जिसमें अंतराणु बल होगा उतना ज्यादा वो मजबूती से बंधा होगा। तो ठोसों में अंतराणु बल कैसा होता है, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कैसे होते हैं, ये दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। अंतराणु बल सर्वाधिक होने से मजबूत होते हैं। द्रवों में क्या होता है, तुलनात्मक रूप से कम होता है, ठोसों से कम होता है। ठोस होता तो है, अंतराणु बल होने की वजह से कैसे होते हैं, ये तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं, इनको हम काट नहीं सकते। थाली के अंदर थोड़ी सा पानी डाला हुआ है, अगर मैं उंगली से उसको काटना चाहूं उसकी सतह में अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उनके कणों के मध्य क्या है, आकर्षण बल है। और गैसों में क्या होता है, नगण्य, न के बराबर, बहुत ही कम अंतराणु बल इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें विसरण। विसरण की चर्चा हमने अभी करी थी। क्या होता है विसरण, दो विभिन्न पदार्थों का आपस में मिलना अपने आप, वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठोसों में विसरण कैसा था, नगण्य,
ठोस है वो अपने आप बिना मिक्स किए मिक्स नहीं होंगे। द्रव में क्या होता है, ठोस से अधिक होती है विसरण, ठोस से अधिक। और गैसों में क्या था, गतिशीलता सबसे ज्यादा है कणों की, तो गतिशीलता ज्यादा होने से क्या होगा, विसरण भी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा विसरण इनमें पाया जाता है। पदार्थ के अब तक कौन सी विशेषताएं डिस्कस कर ली हमने, उनका आयतन, उनका आकार, उनके मध्य रिक्त स्थान किस प्रकार होता है, इनकी संपीड़ितता कैसी है, कणों की गतिशीलता, अंतराणुक बल यानी उनमें आकर्षण बल कैसा है कणों के मध्य, और विसरण। तो 7 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा विसरण, क्या है नेक्स्ट 8th पॉइंट आता है। 7 पॉइंट डिस्कस कर ली हमने, नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट घनत्व। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। तो घनत्व को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनत्व का फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। फॉर्मूले से हमें चीज जल्दी समझ में आएगी, द्रव्यमान बट्टा आयतन। देखो कोई भी बट्टे में लिखी होती है उसका मतलब क्या है कि जब ऊपर वाला घनत्व के बराबर लिखा हुआ है तो जो चेंज घनत्व में होगा वो सेम टू सेम चेंज हमारा द्रव्यमान में होगा, और जो चीज नीचे लिखी होती है उसका इफेक्ट कैसा होता है, उल्टा होता है। अगर ये घनत्व बढ़ रहा है तो द्रव्यमान कैसा होगा हमारा, घटेगा। यानी जो घनत्व है वो क्या होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये जो मैंने निशान बनाया है इस निशान को हम क्या पढ़ेंगे अभी, समानुपाती। जब हमारे समान असर हो रहा है तो हम इसी निशान को हम समानुपाती वर्ड पढ़ते हैं, यानी घनत्व हमारे द्रव्यमान के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या है, अगर मैंने घनत्व को बढ़ाया तो मेरा द्रव्यमान भी बढ़ेगा, अगर मैंने घनत्व को घटाया तो द्रव्यमान भी ऑटोमेटिक मेरा घटेगा। दूसरा क्या है इसमें कि जो घनत्व है वो क्या है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। देखो आयतन मेरा बट्टे में लिखा है, ठीक है, तो बट्टे में लिखा है इसका मतलब क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है तो इसका असर उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा, अगर मैंने घनत्व को बढ़ाया तो मेरा आयतन क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में हम इस शब्द को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ये जो मैंने सिंबल लगाया है, निशान लगाया है, इस निशान को हम क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है हिंदी में, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी उल्टा इफेक्ट दिखेगा। अगर आप घनत्व को बढ़ा रहे हो तो आयतन कैसा होगा हमारा, कम होगा। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि समानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, द्रव्यमान कब घटेगा कब बढ़ेगा, और ये बढ़ेंगे तो घनत्व पे हमारा क्या असर पड़ेगा। अब हम चर्चा करेंगे ठोस द्रव गैस के घनत्व की। तो देखो पहले हम बात करते हैं ठोस की। मैंने 1 किलो मिट्टी ली, ठीक है, अब उस 1 किलो मिट्टी को मैंने किसी बर्तन में भरा, तो एक भगोना, 1 किलो का भगोना है, उसमें वो मिट्टी मेरी भर जाती है, ठीक है। अब उतनी ही जगह में अगर मैं 1 लीटर पानी डालना चाहूं, कोई लिक्विड डालना चाहूं, द्रव डालना चाहूं, तो वो क्या करेगा, उससे ज्यादा जगह घेरेगा। पानी अमाउंट मैंने सेम लिया है, 1 किलो पानी लिया है और 1 किलो मिट्टी ली है, दोनों को मैं अगर किसी पात्र में डालती हूँ तो मिट्टी मेरी कम जगह घेरती है, पानी मेरी ज्यादा जगह घेरती है। या अपन एक रुई का एग्जांपल ले ले, रुई कैसी है, रुई भी ज्यादा जगह घेरेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होगा कि यहां पे मैंने क्या किया है, मात्रा सेम रखी है, भार सेम रखा है। द्रव्यमान का मतलब क्या है, भार। पानी भी मैंने 1 किलो लिया था और मिट्टी मैंने क्या ली है, 1 किलो ली है, यानी अभी मैंने क्या किया, द्रव्यमान सेम रखा है, बदला कौन है, आयतन की जगह किसने कितनी घेरी। तो ठोस, मिट्टी क्या थी, ठोस थी, ठोस ने क्या किया, जगह कम घेरी, तो मिट्टी की केस में क्या था,
आयतन मेरा कम हो गया। तो अभी द्रव्यमान दोनों में सेम है, तो द्रव्यमान जो सेम होता है उसको हम नहीं करेंगे, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट की चर्चा कर लो, हमारा घनत्व निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो मिट्टी ने क्या करा, जगह कम घेरी, तो जगह कम घेरने से क्या होगा, हमारा घनत्व इसका ज्यादा हो गया, क्योंकि वो स्थान कम घेरती है। तो अपन क्या करेंगे, ठोसों में घनत्व कैसा होता है, ज्यादा होता है। पानी ने मिट्टी से ज्यादा जगह घेरी, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका घनत्व ठोस से कम होगा। द्रव का घनत्व कैसे होगा, ठोसों से कम, लेकिन गैस से ज्यादा, गैस से ज्यादा होगा। और गैसों में क्या होता है, इनका घनत्व बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो स्थान बहुत ज्यादा घेरते हैं, इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इनका घनत्व कैसा होगा, कम। एक बार हम दोबारा घनत्व की चर्चा करेंगे। अगर हमारा द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, आयतन घटेगा तो घनत्व हमारा बढ़ेगा, या हमारा आयतन के साथ में उल्टा असर होगा। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल से समझाया है वो मिट्टी का और पानी का लिया था, दोनों की मात्रा मैंने 1-1 किलो ली है, मात्रा समान है, यानी वजन समान है, द्रव्यमान मेरा समान है। द्रव्यमान समान है तो हम द्रव्यमान को एक बार स्थिर मान लेते हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के केस में उसकी मात्रा समान है। चेंज क्या हुआ, आयतन चेंज हुआ है। आयतन क्या हुआ, मिट्टी का कम होगा, मिट्टी स्थान कम घेरती है, तो आयतन कम होने से इसका उल्टा असर होगा घनत्व में, घनत्व कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो ठोसों में घनत्व ज्यादा है, द्रव में कैसा है, द्रव है वो ठोस से ज्यादा जगह घेरता है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन गैस से ज्यादा है और ठोस से कम है। तो घनत्व क्लियर हो गया अपने को कि इस फॉर्मूला हमें ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान बटा आयतन, इसमें से कोई भी एक पॉइंट को लेकर के ही हम कंसल्ट करेंगे, दोनों चीज हमें लेके कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने द्रव्यमान को स्थिर रखा था, दोनों में द्रव्यमान मैंने सेम रखा था, अपन आयतन को भी स्थिर रख सकते हैं कि ना, एक बर्तन है उसको पूरा मैंने मिट्टी से भर दिया और उसी बर्तन को पूरा मैंने पानी से भर दिया, तो मैंने आयतन सेम रख लिया। अब वजन की बात करते हैं, तो मिट्टी से भरूंगी बर्तन तो क्या होगा, मेरा भार ज्यादा होगा उसमें, और उसी बर्तन को मैंने पानी से भरा है तो भार कम होगा। तो भार ज्यादा होने से क्या होगा, घनत्व भी ज्यादा होगा। तो मिट्टी भरूंगी तो क्या होगा, भार ज्यादा तो घनत्व ज्यादा, तो ठोसों में क्या हो गया, घनत्व ज्यादा हो गया। पानी में भार थोड़ा कम होगा मिट्टी के बजाय, तो क्या होगा, उसका भार कम हो गया, तो घनत्व भी उसका कम हो गया। किससे कम हो गया, मिट्टी वाले से, ठोस से कम हो गया। तो द्रव का जो घनत्व है ठोसों से कम होता है, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जब हम घनत्व की चर्चा करते हैं तो हम द्रव्यमान और आयतन इन दोनों में से कोई भी एक चीज को तो कॉमन रखेंगे, और दूसरी चीज जो बदल रही है, जो परिवर्तनशील है, उसको लेकर के हम इसकी चर्चा करेंगे, और फिर हम पता कर लेंगे कि किसका घनत्व ज्यादा होता है, किसका घनत्व कम होता है। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा घनत्व हमारा किसका हो गया, ठोसों का, और सबसे कम किसका हो गया, गैस का। लास्ट इसमें हम अंतर में क्या लिख सकते हैं, इनके एग्जाम्पल उदाहरण जो है वो हमें हर चीज में देने होते हैं, चाहे कोई भी चीज डिस्कस की जाए, पूछी जाए। तो अपन ठोस में कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, पत्थर दे दिया, लोहा दे दिया, चौक, ये सारे हमारे ठोस के एग्जाम्पल हो गए। द्रव में क्या लिख देंगे, पानी, तेल, दूध, और गैस में क्या हो जाएगा हमारे, ऑक्सीजन, O2, CO2, वायु, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, गैसों के एग्जाम्पल। तो इस प्रकार हमने इस क्लास के अंदर सबसे पहले पदार्थ क्या होता है ये डिस्कस किया, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं, और पदार्थ की जो अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, इसमें अंतर क्या क्या है, और इसकी विशेषताओं को हमने प्रयोग करके भी यहाँ पे समझा था। तो
ये हमारे अंतर भी हो गए और इनकी विशेषताएं भी हो गई। एग्जाम में अक्सर इनमें अंतर पूछा जाता है, तो हमें इसको टेबल को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके आगे का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो मैंने पीडीएफ बना करके उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।